जय हिंद साथियों। 22 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस आपके सामने है। क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज़ द सलार जंग म्यूजियम लोकेटेड। ठीक है, आपको ये बताना है सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट सा आंसर है, आपको बताना है किस सिटी में सलार जंग म्यूजियम जो है लोकेटेड है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता और लास्ट ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, इन चारों में से सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में जो है सलार जंग म्यूजियम लोकेटेड है, जिसका इनॉग्रेशन अभी थोड़े दिन पहले ही जी किशन रेड्डी साहब, जो कि हमारे कल्चरल और टूरिज्म स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसकी नई गैलरीज का इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी नई गैलरीज का इनॉग्रेशन किया था किसकी, सलारजंग म्यूजियम की। ठीक है, सलारजंग म्यूजियम कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, आपको हो सकता है मैच द फॉलोइंग में पूछ ले और एक साइड में आपको म्यूजियम्स दे दे और एक साइड में सिटीज़ दे दे। ठीक है, तो याद रखिएगा सलारजंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज आयुष दीक्षा सेंटर लोकेटेड। ठीक है, आपको ये बताना है आयुष दीक्षा सेंटर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आयुष दीक्षा सेंटर कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है भुवनेश्वर, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली और लास्ट ऑप्शन है मुंबई। ठीक है, आपको बताना है आयुष दीक्षा सेंटर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली नहीं है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन बी भुवनेश्वर में। ठीक है, आयुष दीक्षा सेंटर जो है भुवनेश्वर में है और इसकी फाउंडेशन स्टोन अभी रखी गई है, हाल में ही इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। किसने रखी है, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल साहब ने रखी है। ठीक है, किसकी फाउंडेशन स्टोन, तो आयुष दीक्षा की। ठीक है, आयुष दीक्षा कहाँ पे है, तो ये सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में है। ठीक है, सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। ठीक है, आयुष दीक्षा क्या करेगा, तो जो आयुष मिनिस्ट्री है और जो आयुष से रिलेटेड डेवलपमेंट और प्रोग्रेसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करेगा। ठीक है, आयुष प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल फाउंडेशन स्टोन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आयुष दीक्षा कहाँ पे लोकेटेड है, तो आयुष दीक्षा भुवनेश्वर में लोकेटेड है। ठीक है, आयुष दीक्षा कहाँ पे लोकेटेड है, भुवनेश्वर में लोकेटेड है। और भुवनेश्वर में किस सेंटर में, तो सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये भुवनेश्वर में है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक बता देते हैं छोटी सी, कि जो भवन है, भवन में आयुर्वेद की रिसर्च चल रही है। ठीक है, भवन में आयुर्वेद की रिसर्च चल रही है। ठीक है, भवन में आयुर्वेद की रिसर्च चल रही है, भवन से याद रखेंगे भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर याद रखिएगा। ठीक है, भुवनेश्वर। ठीक है, भवन से याद रखेंगे भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर में क्या हो रहा है, आयुर्वेद की रिसर्च चल रही है। ठीक है, आयुर्वेद की रिसर्च चल रही है और यहीं पे आयुष दीक्षा सेंटर भी खोला गया है। ठीक है, आयुष दीक्षा सेंटर यहीं पे, उसकी फाउंडेशन स्टोन यहीं पे स्टैब्लिश की गई है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा और ये जो ट्रिक बताई गई है ये भी सही लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्पेस एजेंसी डेवलप्ड द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, स्लिम किसने डेवलप किया है, स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, मून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्मार्ट लैंडर किस स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है आपको ये बताना है। ठीक है, और इनके लैंडर का क्या नाम है, इनके लैंडर का नाम है स्लिम। ठीक है, याद रखिएगा स्लिम। ठीक है, स्लिम याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से दो डायमेंशन याद रखने हैं। पहले तो ये लैंडर का क्या नाम है, ठीक है, लैंडर का क्या नाम है, तो लैंडर का नाम है स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, कहाँ पे जाएगा, तो याद रखिएगा मून पे जाएगा। ठीक है, और तीसरा डायमेंशन ये होगा कि किस स्पेस एजेंसी ने या किस कंट्री ने इसको भेजा है, इसको लॉन्च किया है, किसको, स्लिम को। स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, तो आपको बताना था किस स्पेस एजेंसी ने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को डेवलप किया है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है नासा ने, सेकेंड ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने, थर्ड ऑप्शन है जाप्सा जो कि जापानीज स्पेस एजेंसी है, और लास्ट ऑप्शन है इसरो जो हमारे प्यारे भारत की है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्लिम किसने डेवलप किया है आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान ने। ठीक है, जापान की स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है अपना स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, जैसे हमारा लैंडर था, जैसे हमारे
चंद्रयान 3 था, लॉन्च हुआ था, उसके बाद से और लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए हैं और अपना अपना लैंडर मून पे भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से जापान भी एक कंट्री है और उन्होंने जापानीज स्पेस एजेंसी ने स्लिम डेवलप किया है ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जो कि ये बोला गया था कि 20 जनवरी 2024 तक लैंड कर जाएगा मून के सरफेस पे, लूनर सरफेस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा जापान ने क्या लॉन्च किया है, तो जापान ने स्लिम लॉन्च किया है, ठीक है, स्लिम लॉन्च किया है, ठीक है। और जो लास्ट में एम है वो मून के लिए, तो लैंडर है ये मून का, ठीक है, लैंडर एल से ये लैंडर है और ये मून का है, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि कौन वो कुछ कंपोनेंट, मतलब वो क्या कंपोनेंट है, मतलब स्लिम क्या कंपोनेंट है, आपके सामने ऑप्शन देते हैं, ड्रोन है कि मिसाइल है या कि रॉकेट लॉन्चर है कि लैंडर है, तो आपको याद रखना है ये लैंडर है, ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। और याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, तो जापान ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, जापान में आप देखते होंगे सब मतलब पतले दुबले से होते हैं ना, स्लिम होते हैं, जापान में बहुत कम लोग मोटे होते हैं ना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जापान में क्या होता है, स्लिम लोग होते हैं, ठीक है। या तो आप ये याद रख सकते हैं कि पान जो होता है ना, पान बीटल, ठीक है, क्या कहते हैं पान को, बीटल ही तो कहते हैं ना, बीटल नट तो अच्छा सुपाड़ी को कहते हैं, पान किसको कहते हैं, बीटल लीफ, सॉरी, हाँ बीटल लीफ जो है बहुत पतली सी होती है ना, पान की पत्ती बहुत पतली सी होती है तो स्लिम होती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पान की पत्ती स्लिम, ठीक है। स्लिम से क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। कैसे भी याद कर लीजिए, मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको चीज़ें याद रहें एक्यूरेसी के साथ, और वहाँ जब आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप एक्यूरेसी के साथ चीज़ें अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो याद रखिएगा जापान ने लॉन्च किया है स्लिम, ठीक है। ये क्या है कि लैंडर है, क्या इन्वेस्टिगेट करेगा, तो लूनर सरफेस मून को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फारसी इज नाउ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें रिसेंट एडिशन हुआ है फारसी लैंग्वेज का, ठीक है। फारसी क्या, पर्शियन लैंग्वेज जिसको जानते हैं हम लोग, फारसी या पर्शियन लैंग्वेज, वो लेटेस्ट एडिशन है किसकी लिस्ट में, क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में कौन सा लेटेस्ट एडिशन है, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, तो ये है फारसी या पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। और अब आपको बताना है क्वेश्चन के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो गिवन 4 ऑप्शन जो आपको दिए जाएंगे आगे, उसमें से कौन सी एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कन्नड़, सेकेंड ऑप्शन है तेलुगु, थर्ड ऑप्शन है मलयालम और लास्ट ऑप्शन है मराठी, ठीक है। इन चारों में से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, आपको ये बताना है, और इसका सही आंसर है मराठी, ठीक है। मराठी जो है क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मराठी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है, संस्कृत है और तमिल है, ठीक है। अभी ये सब बातें हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये नोटवर्दी डेवलपमेंट हुआ है, क्या चीज़, जिसमें फारसी या पर्शियन को इंक्लूड किया गया है एज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की लिस्ट में फारसी को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इससे पहले जो है 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी और अब मिलके 7 हो गई हैं, ठीक है। फारसी के साथ मिलके क्या हो गई हैं, कितनी लैंग्वेजेस हो गई हैं, 7 लैंग्वेजेस हो गई हैं, ठीक है। इनका क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये इनकी हिस्ट्री होनी चाहिए एटलीस्ट 1500 से 2000 साल पुराने तक की हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो फारसी लैंग्वेज की हिस्ट्री जो होगी, उनकी जो मतलब यूसेज होगा वो डेट बैक करता होगा 1500 से 2000 वर्षों पूर्व, जिसकी वजह से इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, किसको, फारसी लैंग्वेज को। और फारसी लैंग्वेज से पहले किसको किसको दर्जा मिल चुका है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तमिल को मिला था 2004 में, उसके बाद संस्कृत को मिला था 2005 में, फिर कन्नड़ को मिला था 2008 में, तेलुगु को भी मिला था 2008 में, कन्नड़ और तेलुगु दोनों को ही 2008 में मिला था, ठीक है। मलयालम को मिला था 2013 में और उड़िया को मिला था 2014 में, ठीक है। उड़िया को मिला था 2014 में, ठीक है। तो फारसी से पहले जो लेटेस्ट रिसेंट एडिशन थी क्लासिकल लैंग्वेजेस में, वो थी उड़िया, जिसको 2014 में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और पहली ऐसी कौन सी लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, तो याद रखिएगा वो तमिल है, भूल मत जाइएगा, संस्कृत आप मत मार्क करके चले आइएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तमिल ऐसी पहली लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, 2004 में दिया गया था, ठीक है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हो गई हैं, तो 7 हो गई हैं, ठीक है, 7 हो गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और अभी रिसेंट फारसी, ठीक है। और इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनका क्राइटेरिया होता है कि इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वो एटलीस्ट 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। किसकी है जिसकी वजह से इंक्लूड किया गया है, तो फारसी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है
इनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 1500 से 2000 साल पुरानी, जिसकी वजह से इनको इंक्लूड किया गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम लोग ने सारे डायमेंशंस कवर कर लिए। कितनी लिस्ट हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, सॉरी कितनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं, कौन कौन इंक्लूड की गई है, कब कब इंक्लूड की गई है, ईयर कब था, ठीक है, रिसेंट कौन सी हैं, ठीक है, और उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या बेसिस होता है किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच एडिशन ऑफ नैम इज टेकिंग प्लेस। नैम क्या है, नैम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कौन सा एडिशन हो रहा है, ठीक है, कौन सा एडिशन जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का अभी हाल ही में हुआ है या हो रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट आप जानते हैं ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की और एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की। ठीक है, मतलब एक लिबरल आइडियोलॉजी थी जो कि यूएस, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, ये सब लोग थे, और एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जिसके टॉर्च बेरर थे कौन, रशिया, उस समय के यूएसएसआर, ठीक है, उस समय की यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर हो गई थी, क्यूबा हो गई थी, वियतनाम थी, तो ये सब कंट्रीज कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट कैंप में थी, और यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो थी ये सब लिबरल कैंप में थी। ठीक है, तो दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी। तो क्या हो रहा था कि कुछ कंट्रीज इसमें इस कैंप में जा रही थी और कुछ कंट्रीज इस कैंप में जा रही थी, पर कुछ कंट्रीज थी जो बीच का मार्ग अपना ली थी, मध्यम मार्ग अपना ली थी, उनको कहा गया था नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये 1951 में फॉर्म हुआ था, और जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे 1951 में इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, दो और फाउंडिंग मेंबर थे, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। ठीक है, नैम के कौन फाउंडिंग मेंबर रहे हैं आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, तो आपने नैम का जो है कॉन्सेप्ट देख लिया छोटे में, मतलब एकदम ब्रीफ में यही इसका मतलब था। ठीक है, जो भी वो कंट्रीज जो किसी तरीके से किसी भी आइडियोलॉजी से अलाइंड नहीं थी, उनको नॉन अलाइंड कहा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा एडिशन हो रहा है नैम का अभी। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 15th, सेकेंड ऑप्शन है 19th, थर्ड ऑप्शन है 22nd, और लास्ट ऑप्शन है 25th। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा एडिशन हो रहा है नैम का, आपको ये बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 19th। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये देखना है। तो 19th का नैम समिट जो 19th नैम समिट जो हो रहा है वो युगांडा की कैपिटल कंपाला में हो रहा है। ठीक है, युगांडा की कैपिटल कंपाला में हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 19th नैम हो रहा है। ठीक है, 19th नैम समिट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, युगांडा में हो रहा है। ठीक है, युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और इसकी कैपिटल है कंपाला, वहाँ पे 19th एडिशन नॉन अलाइंड मूवमेंट का हो रहा है। ठीक है, इसकी थीम क्या है, तो थीम है डीपनिंग कॉर्पोरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, थीम देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपनिंग कॉर्पोरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, ये इसकी थीम है 19th नैम समिट की। ठीक है, 19th नैम समिट की क्या समिट है, क्या थीम है, तो डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, इससे पहले 18th नैम कहाँ हुआ था, तो 18th नैम अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस समय उसकी चेयरमैनशिप थी अजरबैजान के पास। ठीक है, अभी किसके पास है, तो अभी युगांडा के पास है। ठीक है, याद रखिएगा 19th समिट कहाँ पे, युगांडा में। ठीक है, और थीम क्या है, तो डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, इसमें 3 डायमेंशन है, कौन कौन से, सबसे पहले एडिशन 19th, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, युगांडा। ठीक है, युगांडा। ठीक है, और थीम क्या है, थीम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, डीपनिंग शेयर फॉर ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, ये 3 डायमेंशन नैम के हैं, जिससे अगर क्वेश्चन फॉर्म होंगे तो इन्हीं से फॉर्म होंगे। ठीक है, इसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर बहुत पूछना है तो हो सकता है ये पूछ ले कि 18th नैम समिट का जो है चेयरमैनशिप किसके पास थी। ठीक है, किस कंट्री के पास थी, तो आपको वो याद रखना है, अजरबैजान के पास थी। ठीक है, तो हम लोग ने चारों डायमेंशन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि नाम एडिशन जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, तो युगांडा में हो रहा है 19th एडिशन। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, तो याद रखिएगा नाम गंदा है। ठीक है, नाम क्या है, गंदा है। ठीक है, गंदा से याद रखेंगे युगांडा। ठीक है, नाम क्या है, गंदा है, तो नाम से क्या है, नाम से है नॉन अलाइंड मूवमेंट, और गंदा से क्या है, गंदा है मतलब युगांडा। ठीक है, युगांडा। ठीक है, युगांडा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा हैक लगा के आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको
जो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो अपनी मेमोरी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है तब ये ट्रिक्स काम आती हैं, ठीक है। वैसे तो आपको प्राइमरीली अपनी मेमोरी पे ही रिलाई करना है, ठीक है। तो मेमोरी कैसे बढ़ेगी, जब आप बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है। कम से कम 3 रिवीजन हर चीज़ का आपको करके जाना है एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। तो 2-3 रिवीजन आप जब करके जाएंगे तभी बहुत सी चीज़ें आपकी क्लैरिटी में आएंगी, ठीक है। फिर नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो नैम है वो गंदा है, तो नैन अलाइन मूवमेंट कहाँ हो रहा है, तो युगांडा में हो रहा है, ठीक है। गांडा में हो रहा है, युगांडा में हो रहा है। इसकी कैपिटल क्या है, कंपाला, ठीक है। युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंट्री को मलेरिया फ्री कंट्री का स्टेटस दे दिया है, आपको ये बताना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, वैसे चांसेस कम है, पर फिर भी हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अपनी करके चल रही है, ठीक है। तो आपको बताना है मलेरिया फ्री कंट्री का स्टेटस किसको मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है केप वर्डे, सेकेंड ऑप्शन है नाइजीरिया, थर्ड ऑप्शन है मोजाम्बिक और लास्ट ऑप्शन है मेडागास्कर, ठीक है। तो इन चारों कंट्री में से किस कंट्री को मलेरिया फ्री स्टेटस मिला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केप वर्डे, ठीक है। केप वर्डे को WHO ने क्या बोला है, मलेरिया फ्री कंट्री का स्टेटस दिया है, ठीक है। मलेरिया फ्री कंट्री का स्टेटस किसको मिला है, तो केप वर्डे को मिला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा किसको मिला है, तो केप वर्डे को मिला है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, कैप और माला, ठीक है। याद रखिएगा कैप कैप और माला, ठीक है। कैप और माला, ठीक है। माला से याद रखेंगे मलेरिया और कैप से याद रखेंगे केप वर्डे, ठीक है। तो केप वर्डे जो है मलेरिया फ्री स्टेटस वाली कंट्री बन गई है, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्री है, आप ध्यान दीजिएगा। तो केप वर्डे जो है इनको स्टेटस मिला है मलेरिया फ्री कंट्री का WHO की तरफ से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, who is the chairman of high level committee formed by government of India to examine administrative measures for protecting the interest of most disadvantaged groups within scheduled caste, ठीक है। तो आपको बताना है अभी हाल ही में भारत सरकार ने हाई लेवल कमेटी ऑर्गेनाइज की है, हाई लेवल कमेटी फॉर्म की है, जिससे जो क्या करेगी, जो मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेगी विद इन शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। भारत सरकार ने एक कमेटी फॉर्म की है जो कि शेड्यूल कास्ट में मोस्ट डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करेगी और उनके जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, और आपको बताना है उस हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन साहब कौन है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है राजीव गौबा, सेकंड ऑप्शन है सतीश गुप्ते, थर्ड ऑप्शन है मनोज मोतीहरी और लास्ट ऑप्शन है TCA अनंत, ठीक है। इन चारों में से वो चेयरमैन कौन है जो कि हाई लेवल कमेटी को हेड करेंगे, जो कि क्या करेगी, जो कि मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप जो है विद इन शेड्यूल कास्ट उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव गौबा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसके अंतर्गत ये होगा कि SC कम्युनिटी में जो मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, ठीक है, ये पूरी SC कम्युनिटी है, इससे इसके अंदर जो भी मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप है, मान लीजिए ये A डिसएडवांटेज ग्रुप है, तो उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसको हेड करेंगे राजीव गौबा साहब, ठीक है। राजीव गौबा साहब इसको हेड करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा राजीव गौबा साहब इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच एडिशन ऑफ पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इन 2024, ठीक है। तो कौन सा एडिशन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया था अभी अरुणाचल प्रदेश में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशन निकल के आ रहे हैं क्वेश्चन में ही, कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, और आपको बताना है कौन सा एडिशन इसका सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। कौन सा संस्करण इस पर्व का, पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 7th एडिशन, सेकेंड ऑप्शन है 8th एडिशन, थर्ड ऑप्शन है 9th एडिशन और लास्ट ऑप्शन है 10th एडिशन, ठीक है। इन चारों में से कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल में, ठीक है। आपके ऑप्शंस देख लिए थे आपने, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9th एडिशन, ठीक है। 9th एडिशन में क्या हुआ था, 9th एडिशन में जो है 9th एडिशन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है।
कहाँ पे? पक्की केसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आपको ये नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि 9th एडिशन जो है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन, ठीक है, इन न्यूशी लैंग्वेज, ठीक है। जो यहाँ की नीशी ट्राइब है उन्होंने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो इसमें देखिए कई सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हैं। नीशी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। नीशी ट्राइब की कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। और इनकी थीम क्या थी इस बार की पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की? तो इसकी थी लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन, ठीक है, लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये डोमुटू डोमुटू पागा हम डोमुटू, ये वाली थीम नहीं पूछी जाएगी आपसे। जो है ये वाले अगर पूछना होगा तो ये वाली थीम पूछेंगे, लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन, ठीक है। तो 9th एडिशन सेलिब्रेट किया गया पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किस ट्राइब ने सेलिब्रेट किया? तो नीशी ट्राइब ने सेलिब्रेट किया, ठीक है। और क्या थीम थी? थीम थी लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन, ठीक है, लेट आर हॉर्नबिल्स रिमेन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड अ न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन नेम्ड हाइल 523 इन द ईस्ट सी, ठीक है। तो अंडर वाटर अटैक ड्रोन नेम्ड हाइल 523 किस देश ने डेवलप किया है, किस देश ने रिसेंटली टेस्ट किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। और ये जो अंडर वाटर अटैक ड्रोन है ये क्या है? ये न्यूक्लियर केपेबल भी है, ठीक है। तो न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन नेम्ड हाइल 523 किसने टेस्ट किया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साउथ कोरिया ने, सेकंड ऑप्शन है जापान ने, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया ने, और लास्ट ऑप्शन है चाइना ने, ठीक है। तो हाइल 523 जो कि एक न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन है, वो किस कंट्री ने टेस्ट किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। तो अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, एक न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन को टेस्ट किया है जिसका नाम है हाइल 523, ठीक है, हाइल 523, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ कोरिया द्वारा ये जो अंडर वाटर अटैक ड्रोन है ये डेवलप किया गया है जिसका नाम है हाइल 523, ठीक है साथियों, हाइल 523। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द एस्टिमेटेड टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन फॉर द ईयर 22-23 अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ है 2022-23 में, आपको ये बताना है, ठीक है। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डेटा भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आप जान रहे हैं ना, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 347.18 मिलियन टन्स, सेकेंड ऑप्शन है 355.25 मिलियन टन्स, थर्ड ऑप्शन है 360.42 मिलियन टन्स, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने 342 मिलियन टन्स लगभग, ठीक है, 342.91 मिलियन टन्स। तो आपको बताना है कि इस बार जो 2022-23 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के मुताबिक जो अभी रिसेंट थर्ड एडवांस एस्टिमेट आए हैं, तो उसके मुताबिक क्या है, उसके मुताबिक जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 355.25 मिलियन टन्स, ठीक है, 355.25 मिलियन टन्स, ठीक है। तो इसमें हॉर्टिकल्चर आप जानते हैं ना क्या होता है, वेजिटेबल फ्रूट्स, है ना, तो ये सब पूरा हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। तो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो हुआ है वो 355.25 मिलियन टन्स हुआ है। कब हुआ है? 2022-2023 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान दीजिएगा, 355.25 मिलियन टन्स किसका? हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने रिलीज किया था थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर 22-23, ठीक है। तो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो चीज़ें हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो हुआ है वो 355.25 मिलियन टन्स हुआ है, ठीक है, 355.25 मिलियन टन हुआ है, ठीक है। और लास्ट टाइम लगभग था 347 मिलियन टन, ठीक है। लास्ट टाइम मतलब 21-22 में ये 347 मिलियन टन था, तो बढ़ के ये 8 मिलियन लगभग बढ़ के 355.25 मिलियन टन हो चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये 355.25 मिलियन टन जो है वो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में फॉर द ईयर 22-23, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान दीजिएगा।
और टोटल एरिया जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है वो भी बढ़ के हो गया है 28 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। पहले 28.04 मिलियन हेक्टेयर था 21-22 में। उसके बाद हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है उनका हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का जो एरिया है वो भी बढ़ के 28.34 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, ठीक है। तो अब ज़्यादा लोग बागवानी करने लगे हैं, ज़्यादा लोग फल फूल सब्जियां उगाने लग गए हैं, ठीक है। तो 28.34 मिलियन हेक्टेयर्स जो है अब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है इतने लैंड में, ठीक है। अब हम लोग इंडिविजुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं कि उनसे रिलेटेड क्या क्या डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो 355.25 मिलियन टन है, ठीक है। 355.25 मिलियन टन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्रॉप्स की ओर। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी गई है ताकि आप आराम से एक बार जल्दी जल्दी अगर एग्जाम में जा रहे हैं और ये पढ़ना भूल गए तो टैबुलर फॉर्म में पूरा अच्छे से देख लें, ठीक है। तो फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन हुआ था 21-22 में वो 107.51 मिलियन टन था, वो बढ़ के 109.53 मिलियन टन हो गया है, ठीक है। तो फ्रूट का जो प्रोडक्शन हुआ है टोटल फ्रूट्स का वो हुआ है 109 मिलियन टन, ठीक है। 2021-22 में कितना हुआ था तो 107 मिलियन टन हुआ था, ठीक है। वेजिटेबल्स, फल हम लोग ने फल देख लिया। अब सब्जी, तो सब्जी पिछली बार थी मतलब 21-22 में 209 मिलियन टन, जो बढ़ के हो गई है 213 मिलियन टन, ठीक है। 213 मिलियन टन बढ़ के हो गई है सब्जी, कितने से बढ़ के 209 मिलियन टन से, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी है, रबर, टी, कॉफ़ी, ठीक है, शुगर केन, ये सब, ठीक है। तो ये 15 मिलियन टन बढ़ के हो गई हैं 16 मिलियन टन, ठीक है। तो 15 मिलियन टन बढ़ के ये 15 मिलियन टन से बढ़ के ये लगभग 16 मिलियन टन हो गई हैं, ठीक है। पोटैटो, ठीक है, 56 मिलियन टन से 60 मिलियन टन हो गया है। टोमेटो 20 मिलियन टन से 20.37, अच्छा ये घट गया है, ठीक है। 20.69 मिलियन टन से ये घट के हो गया है 20.37 मिलियन टन, ठीक है। तो ये निगेटिव ग्रोथ हुई है इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस बार यही पूछ ले कि कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप ने विटनेस किया है डिक्लाइन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वो है टोमेटो, ठीक है। अनियन का 21-22 का डेटा नहीं मिल पाया है। अनियन का इस बार का डेटा है कि 30 मिलियन टन जो है अनियन उगाई गई है, ठीक है। तो आलू 60 मिलियन, टोमेटो 20 मिलियन और अनियन 30 मिलियन टन, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप 16 मिलियन टन, वेजिटेबल्स 213 मिलियन टन और फ्रूट्स जो हैं 109 मिलियन टन, ठीक है। इस बार की ये पूरी डेटा है, ठीक है। 2022-23 का ये डेटा है, ठीक है। कंपैरिजन आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मेन देख लीजिएगा, इसके आगे स्टार कर लीजिएगा या जैसे भी आपको याद करना हो कि टोमेटो जो है इन्होंने निगेटिव मतलब निगेटिव प्रोडक्शन विटनेस किया है, ठीक है। निगेटिव प्रोडक्शन किसने विटनेस किया है आपसे यही पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा टोमेटो, ठीक है। और आपको फिर टोमेटो का डेटा भी अच्छे से याद रखना है कि 20.69 मिलियन टन जो है ये 21-22 में प्रोड्यूस किया गया था, जो घट के हो गया है 20.37, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारे डेटा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमिटी formed to examine the demand for including more components in productive linked incentive by Ministry of Heavy Industries, ठीक है। Ministry of Heavy Industries ने एक कमेटी बनाई है जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसके अंतर्गत एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, उसके अंतर्गत और कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए स्कीम कमेटी जो बनाई गई है उनके चेयरमैन का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने एक कमेटी बनाई है किस चीज़ के लिए, जो कि PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में और कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए रिकमेंड करेगी, ठीक है। और कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम में वो रिकमेंड करेगी। तो उस कमेटी के चेयरमैन का क्या नाम है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गोविंद राव पंत, सेकंड ऑप्शन है हनीफ कुरैशी, थर्ड ऑप्शन है अरविंद जैन और लास्ट ऑप्शन है राजनाथ शर्मा, ठीक है। इन चारों में से मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसके चेयरमैन कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हनीफ कुरैशी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने एक कमेटी का गठन किया है जिसके अंतर्गत वो रिकमेंड करेंगी कि और कौन से कंपोनेंट्स जोड़े जा सकते हैं प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम में फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री के लिए, तो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए, और क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम में, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने एक कमेटी का गठन किया था जिस कमेटी को हेड करेंगे, चेयर करेंगे हनीफ कुरैशी साहब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हनीफ कुरैशी साहब जो है इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, ठीक है। हनीफ कुरैशी साहब क्या होंगे, इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, आपको आराम से याद हो जाएगा, एक दो बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल, ठीक है। तो किस स्टेट, भारत के किस राज्य में
रीजेनरेटिव टूरिज्म मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। भारत के किस राज्य में रीजेनरेटिव टूरिज्म मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन है केरला, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और लास्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रीजेनरेटिव टूरिज्म मॉडल किस भारतीय राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा, ठीक है। तो गोवा ने इंट्रोड्यूस किया है रीजेनरेटिव टूरिज्म मॉडल, ठीक है। रीजेनरेटिव टूरिज्म मॉडल, ठीक है। रीजेनरेटिव टूरिज्म मॉडल के अंदर क्या होगा, जो कि टूरिज्म रिडिफाइन करेगा, जो कि सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स लेगा टूरिज्म को रिडिफाइन करने के लिए, टूरिज्म को रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। टूरिज्म में बहुत चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय कर दी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत सारे बॉटल्स निकलते हैं, फिर डिस्कार्डेड प्लास्टिक्स निकलते हैं, जिसकी वजह से जो है टूरिज्म डिस्ट्रॉय कर रहा था एक पर्टिकुलर प्लेस की इकोलॉजी को, जिसके चलते रीजनरेटिव टूरिज्म बनाया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, टूरिज्म को रीजनरेट किया जाएगा अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो रीडिफाइंड टूरिज्म होगा क्या, इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन होगा, कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा और कम्युनिटी एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। तो रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल किसका है, तो याद रखिएगा ये गोवा का है, ठीक है। रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल कहाँ का है, तो ये गोवा का है, ठीक है, गोवा का है ये, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे हम लोग नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग जो है डिक्लेयर की गई थी नेशनल स्टार्टअप डे के दिन, ठीक है। 8th नेशनल स्टार्टअप डे के दिन नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग बताई गई थी इंडिया की, ठीक है। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 डिक्लेयर की गई थी, कब, 16 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो नेशनल स्टार्टअप डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो नेशनल स्टार्टअप डे हम लोग 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसी के दिन क्या हुआ था, जो स्टेट्स हैं हमारे भारत के स्टेट्स हैं, ठीक है, 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको क्या किया गया था, उनको स्टार्टअप रैंकिंग प्रोवाइड की गई थी, उनको असेस किया गया था स्टार्टअप रैंकिंग्स के लिए, ठीक है। कौन कौन से रिफॉर्म एरियाज थे, ठीक है। तो रिफॉर्म एरियाज थे ये 7, ठीक है। कौन कौन से थे, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सेस टू मार्केट, इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रोड मैप टू सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। ये 7 रिफॉर्म एरियाज थे, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इवेलुएट किया गया था स्टार्टअप रैंकिंग्स के लिए, ठीक है। स्टार्टअप रैंकिंग्स के लिए 7 रिफॉर्म एरियाज में जो है स्टेट्स को इवेलुएट किया गया था, ठीक है। और कैटेगरीज अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज थी, एक तो मतलब 2 कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा गया था। सबसे पहले तो ये थे कि जो पॉपुलेशन बिलो 1 करोड़ और पॉपुलेशन अबव 1 करोड़, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है स्टेट्स को पहले कैटेगराइज कर दिया गया था। जो जो भी स्टेट्स 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन थी उनको अलग कर दिया गया था, और जो 1 करोड़ से नीचे थी उनकी अलग रैंकिंग डिसाइड की गई थी, ठीक है। तो जो 1 करोड़ से अबव थी उनमें बेस्ट परफॉर्मर्स थे गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, और बेस्ट परफॉर्मर बिलो 1 करोड़ पॉपुलेशन वाले में जो स्टेट बेस्ट परफॉर्मर था वो था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, हम लोग पूरी चीज़ें अभी टैबुलर फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। असेसमेंट कितना हुआ था, तो असेसमेंट हुआ था 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है, अक्रॉस 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज, ठीक है। तो अभी हम लोग परफॉर्मेंस कैटेगरीज भी देखेंगे, और कौन कौन से रिफॉर्म एरियाज थे, तो कौन कौन से रिफॉर्म एरियाज थे, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फॉस्टरिंग innovation and entrepreneurship, access to market, incubation and mentorship support, funding support, capacity building of enablers and roadmap to sustainable future। तो साथियों यहाँ पे हम लोग ने स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में कुछ चीज़ें देख ली हैं, कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ें देख ली हैं, बाकी जो पूरी लिस्ट है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस है रिफॉर्म एरियाज पे, ठीक है। आपको याद रखना है कि रिफॉर्म एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो बेसिस हैं, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिन पे स्टेट्स को स्टार्टअप रैंकिंग के लिए इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। तो एक बार रिफॉर्म एरियाज देख लेते हैं क्या क्या है। तो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, fostering innovation and entrepreneurship, access to market, incubation and mentorship support, funding support, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनेबलर्स एंड रोड मैप टू सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्राइम किया है स्टार्टअप में, ठीक है। एफएम का क्राइम है, ठीक है। स्टार्टअप में कैसे याद रखेंगे, एफएम ने किया है क्राइम स्टार्टअप में, ठीक है।
किसी पर्टिकुलर एफएम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बस आपको ट्रिक पे बताने के लिए ये बात करी जा रही है, ठीक है। तो एफ से याद रखिएगा, एफ से है फंडिंग सपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले इसको कलर से ले लेते हैं, ठीक है। एफ से है हमारा फंडिंग सपोर्ट, ठीक है। एफ से क्या है हमारा फंडिंग सपोर्ट, ठीक है, जो हम लोग ने याद किया एफएम का क्राइम, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का क्राइम। तो एफ से क्या है, एफ से है सबसे पहले, एफ से है फंडिंग सपोर्ट, ठीक है, एफ से है फंडिंग सपोर्ट। एम से क्या है उसके बाद है मार्केट, ठीक है, एक्सेस टू मार्केट, ठीक है, मार्केट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया फंडिंग सपोर्ट, ठीक है, ये हो गया फंडिंग सपोर्ट। और एम से क्या हो गया, एम से हो गया मार्केट, एक्सेस टू मार्केट, ठीक है। तो ये डायमेंशन हम लोग के 2 कवर हो गए, 2 पैरामीटर्स कवर हो गए। बाकी 5 और देख लेते हैं। सी से क्या है, तो सी से है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनेबलर्स, ठीक है, ये सी से कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनेबलर्स, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनेबलर्स। आर से क्या है, आर से है रोड मैप टू सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, आर से क्या है रोड मैप टू सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, रोड मैप टू सस्टेनेबल फ्यूचर। आई से क्या है, आई से है ये इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सपोर्ट, ठीक है, आई से क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, आई से है इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सपोर्ट, ठीक है, क्या है साथियों, इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सपोर्ट। फिर एम से क्या है, सॉरी एम से है मेंटरशिप सपोर्ट, सॉरी सी, ठीक है, एम से है ये मेंटरशिप सपोर्ट। आई से है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है, ये एम से है मेंटरशिप सपोर्ट। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम खुद ही, ठीक है। तो याद रखिएगा एम से है मेंटरशिप सपोर्ट, ठीक है। 2 एम है यहाँ पे, एक एम से है, पहले एम से था मार्केट, और यहाँ पे जो एम है इससे है मेंटरशिप सपोर्ट, और इसके पहले जो आई है, आई वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है। एक है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फिर दूसरा है मेंटरशिप सपोर्ट, इंक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सपोर्ट, और लास्ट में बचता है ई, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं एफएम का क्राइम है स्टार्टअप्स में, ठीक है, एफएम का क्राइम, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का क्राइम, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि, अरे चलिए वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे एम लिख देते हैं, 1 सेकेंड, तो ये एम लिख देते हैं, ओह शिट, ठीक है, ये एम देख लीजिएगा, ठीक है, एम, ठीक है, ये क्राइम है, ठीक है। रुकिए पूरा ये रेस कर देते हैं, नहीं बहुत पिच हो जाएगा, क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफ एम क्राइम लिख देते हैं, एफ एम का क्राइम स्टार्टअप में, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैरामीटर्स हैं जिन पे स्टेट्स को इवेलुएट किया गया है स्टार्टअप रैंकिंग के लिए, ठीक है। एफ से क्या है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। एफ से है फंडिंग, ठीक है, फंडिंग सपोर्ट, ये देखिए एफ से है फंडिंग सपोर्ट। एम से क्या है, एम से है मेंटरशिप सपोर्ट, ठीक है, या मार्केट आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले मार्केट ले लीजिए, ठीक है, फंडिंग और मार्केट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 2 पैरामीटर जिन पे इवैल्यूएट किया गया है वो क्या है, तो है एफ से है फंडिंग, और फिर एम से है मार्केट, एक्सेस टू मार्केट, ठीक है। तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से कवर हो गया। एफ से क्या है फंडिंग सपोर्ट, और एम से क्या है मार्केट, एक्सेस टू मार्केट। अब लास्ट में क्राइम बचता है, ठीक है। सी से क्या है, सी से है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनेबलर्स। आर से क्या है, आर से है रोड मैप टू सस्टेनेबल फ्यूचर। आई से क्या है, आई से है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। फिर एम से क्या है, फिर एम से है मेंटरशिप सपोर्ट एंड इंक्यूबेशन, और लास्ट में ई बचा है, तो वो ई है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। स्टार्टअप में एफएम का क्राइम, ठीक है, स्टार्टअप में एफएम का क्राइम, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का क्राइम स्टार्टअप में, ठीक है साथियों। चलिए अब हम लोग पूरी लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट जो हैं कौन कौन सी कैटेगरीज में लाए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस कैटेगरी 2 हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कितनी परफॉर्मेंस कैटेगरी है, तो यहाँ पे 5 परफॉर्मेंस कैटेगरी है। पहली है बेस्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पे इनके परसेंटाइल देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि किसी एग्जाम में, एक बार हमको याद नहीं है, शायद इफ्स्का का एग्जाम था या किसी का एग्जाम था, जिसमें ये पूछा गया था कि टॉप परफॉर्मर का परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है। तो आपको परसेंटाइल्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मर का जो परसेंटाइल है वो 90 से 100 है, टॉप परफॉर्मर्स का है 70 से 89, लीडर्स का है 50 से 69, एस्पायरिंग लीडर्स का है 30 से 49, और इमर्जिंग इकोसिस्टम्स का है अप टू 30, ठीक है। तो मतलब 30, फिर 30 से लगभग 50, 30 से 49, 30 से 49, फिर 50 से 69, फिर 70 से 89, और फिर 90 से 100, ठीक है। तो ये 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज हैं, ठीक है। और जो ये स्टेट्स हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ठीक है। ये जो स्टेट्स हैं ये पॉपुलेशन अबव 1 करोड़ वाले हैं, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, और ये 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, ठीक है।
तो जो इसमें बेस्ट परफॉर्मर्स कैटेगरी ए में है, जो 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाली है, उसमें बेस्ट परफॉर्मर्स जो रहे हैं वो रहे हैं गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और कैटेगरी बी में बेस्ट परफॉर्मर कौन रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, ये चारों ही आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि कौन कैटेगरी ए में बेस्ट परफॉर्मर कौन स्टेट नहीं है। ठीक है, तो आपको 5 स्टेट या 4 स्टेट दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात याद रखिएगा जेके की टी। ठीक है, जेके, जीके और टेक। ठीक है, टेक जीके। ठीक है, टेक जीके। ठीक है, टेक जीके। ठीक है, जी से है गुजरात, के से है कर्नाटका, टी ए से है तमिलनाडु और के ई से है केरला। ठीक है, टेक जीके याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्टअप रैंकिंग्स में जो सबसे टॉप पे हैं वो है टेक जीके, टेक जीके। ठीक है, टेक से क्या है, टी ए से है तमिलनाडु, के ई से है केरला और जी से क्या है, जी से है गुजरात और के से है कर्नाटका। ठीक है, तो ये 4 स्टेट हैं टेक जीके जो कि कैटेगरी ए में बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, मतलब जिनका परसेंटाइल 90 से 100 के बीच में है। और कैटेगरी बी में जो टॉप पे हैं बेस्ट परफॉर्मर रही हैं वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कैटेगरी बी में तो याद रख लेंगे आराम से, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और कैटेगरी ए में कौन है, टेक जी के। टेक से क्या है, टी ए से है तमिलनाडु, के ई से है केरला, जी से है गुजरात और के से है कर्नाटका। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर्स की तो सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। उसके बाद टॉप परफॉर्मर्स हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना कैटेगरी ए में है। ठीक, कैटेगरी ए में ये में है। और कैटेगरी बी में है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, इतना आपको डीपली नहीं याद करना है। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो आप अपनी स्टेट की कैटेगरी, परफॉर्मेंस कैटेगरी देख लीजिएगा। ठीक है, कि वो टॉप परफॉर्मर में है या लीडर में है या एस्पायरिंग लीडर में है या इमर्जिंग इकोसिस्टम में है। बस आपको ये याद रखना है कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है, कैटेगरी ए में टेक जी के, टी ए से तमिलनाडु, के ई से केरला, टेक जी के, जी से क्या है, जी से है गुजरात और के से है कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बेस्ट परफॉर्मर देख लिया कैटेगरी ए में। और कैटेगरी बी में बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, और टॉप परफॉर्मर कैटेगरी बी में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। ठीक है, अब लीडर्स देख लेते हैं। लीडर्स कौन सी परसेंटाइल में रैंक करेंगे, तो 50 से 69 परसेंटाइल के बीच में आएंगे लीडर्स। कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो 3 प्रदेश हैं, एक असम, उत्तराखंड। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे लीडर्स हैं। ठीक है, तो जो प्रदेश हैं वो लीडर्स हैं, प्लस असम एंड उत्तराखंड। और कैटेगरी बी में जीएमटी। ठीक है, जीएमटी लीडर्स हैं। ठीक है, जीएमटी लीडर्स हैं, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, एस्पायरिंग लीडर्स कौन कौन से हैं, तो हरियाणा और बिहार एस्पायरिंग लीडर्स हैं। 30 से 49 बीच परसेंटाइल में आते हैं कैटेगरी ए में। कैटेगरी बी में अंडमान निकोबार और नागालैंड। ठीक है, बाकी इमर्जिंग इकोसिस्टम में कौन कौन है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। और कैटेगरी बी में चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुदुचेरी, सिक्किम। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब ये सारी कैटेगरीज याद रखिएगा, परफॉर्मेंस कैटेगरीज। और ये याद रखिएगा कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन से स्टेट्स लाई करते हैं। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर का तो हम लोग ने देख ही लिया। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर क्या होगा, बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, जो टेक जीके लेगा। ठीक है, जो जीके टेक करेगा। ठीक है, जीके टेक करेगा। ठीक है, टेक जीके। ठीक है, तो जी से क्या है गुजरात, के से है केरला, के से है कर्नाटका और टी ए से है तमिलनाडु और के ई से है केरला। ठीक है, तो ये टेक जी के। और कैटेगरी बी में कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, और हम लोग ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए क्या ट्रिक देखी थी पीछे अभी, एफएम का क्राइम। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का क्राइम, जिसमें से एफ था फंडिंग, एम था मार्केट एक्सेस, फिर सी था, फिर आर था, फिर आई था, एम था और ई था। ठीक है, तो हम लोग ने ये पूरी चीज़ें देखी थी। ठीक है, सी से क्या था, सी से था कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, रोड मैप, आर से था रोड मैप टू सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स, आई से था इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, एम से था मेंटरशिप सपोर्ट और ई से था एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछली स्लाइड में देखी थी। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, एकदम आपकी ये पूरी रैंकिंग पक्की हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे अब हम लोग कुछ शिप्स देख लेते हैं जो अभी हाल ही में डिकमीशन की गई हैं। तो कौन सी वो शिप्स हैं जो डिकमीशन की गई हैं, सबसे पहली है आईएनएस चीता,
फिर है INS गुलदार और फिर है INS कुंभीर। ठीक है, तो ये 3 शिप्स जो हैं इनको डिकमीशन किया गया है। हो सकता है आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी जो शिप्स हैं वो डिकमीशन नहीं हुई हैं या हुई है। ठीक है, तो आपको नाम दिए जा सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। 3 शिप्स जो हैं डिकमीशन की गई हैं, कौन कौन सी? INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर। ठीक है, इनकी कमीशनिंग कब हुई थी? तो इनकी कमीशनिंग हुई थी 1984, 85 और 86 में। ठीक है, 1984, 85, 86 में। ठीक है, और ये कहाँ बनी थी? तो ये पोलैंड की बनी हुई है। ठीक है, पोलैंड की बनी हुई है। ठीक है, पोलैंड में है गाइनिया शिपयार्ड, जहाँ पे ये बनाई गई थी। ठीक है, गाइनिया शिपयार्ड। ठीक है, गाइनिया शिपयार्ड ये पोलैंड में थी जहाँ पे इनको बनाया गया था। किसको? INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर को। ठीक है, और ये कमीशन कब हुई थी? तो ये 1984, 85, 86 में कमीशन हुई थी और डी कमीशन ये अभी हाल ही में हुई है। ठीक है साथियों, तो एक बार आप इन लोगों का नाम याद कर लीजिएगा और इनकी कमीशनिंग ईयर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1984, 85, 86। ठीक है, हो सकता है आपसे यही पूछ लीजिए, मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे दे दे चीता, गुलदार और कुंभीर। ठीक है, और आपसे बोल दे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसकी कमीशनिंग हुई 1983 दे दें या 1986 दे दें, ऐसे ही कुंभीर की कमीशनिंग दे दें 1972, 1975 या 1991। तो आपको ऐसे याद रखना है कमीशन कब हुए थे, 1984, 85, 86 में। ठीक है, कौन कौन से हैं शिप? तो INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।